न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 8th स्टैंडर्ड का 5th लेसन इनसाइड द एटम का 5th पार्ट। अब इस पार्ट में हम अगला पोर्शन देखते हैं। देख लो, 4 पार्ट्स की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 ही पार्ट की लिंक्स दे दी है, वहां से आप देख सकते हो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देख लो, व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक नंबर। क्या है एटॉमिक नंबर, क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर लिख के ले लो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ओके एटॉमिक नंबर्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन हियर। यहाँ पर क्या दिया है? एटॉमिक नंबर्स दिया है। तो हमें क्या करना है? उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल लिखना है। तो सॉल्व करते देख लो, तो हम एक चार्ट सॉल्व करते देख लो। सिलेक्ट करता हूं। ओके, क्या दिया है? जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर दिया है। क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी कि प्रोटॉन्स के नंबर। अब देख लो, एटॉमिक नंबर क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर। तो यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इन द आउटर मोस्ट शेल। 1 के लिए 1 ही होगा। अब 2 के लिए देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4। तो ए होगा आंसर आपका 4। आउटर मोस्ट शेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। अब 11 के लिए पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं आपके इजी करने के लिए, क्योंकि कैसे लिखा है समझ में आने चाहिए। 2, 8, 1, तो कितने होंगे आउटर मोस्ट शेल में? 1। 17 का कैसे आएगा? देख लो, 17, 2, 8, 7, तो कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स? 7। 7 के लिए क्या आएगा? 2, 5, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। तो ये हो गया हमारा चार्ट पूरा। अब आगे देख लो क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन बिलो। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए। बाय यूजिंग इट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी लिखो, एंड वैलेंसी लिखो। ए भी इजी है, देख लो। 3 के लिए क्या आएगा? 2, 1। 6 के लिए क्या आएगा? 2 जाएगा 4। 12 के लिए 2 गए 10। 10 के बाद देख लो क्या कैपेसिटी है? 2, 8, 18, 32। तो 2, 8, 2, क्योंकि 2 + 8 10 हो गए। और उसके आगे अब 8 के लिए क्या होगा? 2 गए, 8 में से 2 गए 6 आ गए। ओके, अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में देख लो क्या है? लास्ट वाला नंबर यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6। तो मैंने बताया वैलेंसी के लिए अगर 4 और 4 के नीचे होगा तो आपको कॉपी करना है। तो 1 लिखो, 4 लिखो, 2 लिखो। मगर अगर 4 से ज्यादा होगा नंबर तो 8 से माइनस कर दो। 8 - 6, 6 के लिए कैसे करेंगे? 8 - 6, वैलेंसी क्या आएगी यहाँ पे? 2। पूरा 4 भर के ले लो। Why are the atomic number and atomic mass number always in whole number? whole number क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या टुकड़ों में होते? क्या फ्रैक्शन में हो गए? नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो। तो इसलिए एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर तो होल ही नंबर आएगा। सल्फर कंटेन्स 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन। What would be the atomic mass and atomic mass number? तो 16 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 16, और एटॉमिक मास नंबर क्या आएगा? 32। ओके, हैव यू गॉट ऑल दिस 5 क्वेश्चंस? अब नीचे जाते हैं, देख लो। अगली टर्म है हमारी आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स होते क्या है? तो देख लो, द एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी। केमिकल आइडेंटिटी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज हम एटॉमिक नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। सम एलिमेंट्स इन नेचर हैव द सेम एटॉमिक नंबर। क्या? देख लो, सम एलिमेंट्स इन नेचर हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो तो सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी अलग होती है। ओके, जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन नहीं होते उनमें।
इन्हें हम सच एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर जो होगा उनको बोलेंगे हम आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, देख लो C12, C13, C14। अब देख लो ऊपर क्या दिखा है 12, 13, 14 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की एडिशन दी है 12, 13, 14। जब मास नंबर 12 होता है तब प्रोटॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6। मगर जब मास नंबर 13 होगा तो प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती, 6 ही रहेगी। न्यूट्रॉन कितने हो गए 7, 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 6 8। अब ये समझ में आ गया कितने होंगे कार्बन के कितने आइसोटोप्स है 3, C12, C13, C14। कलेक्ट इंफॉर्मेशन। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन को भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। दे हैव सेपरेट नेम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्या है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम यानी ट्रिटियम। फाइंड आउट देयर मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर निकालो। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। व्हाट इज द हेवी वाटर फ्रॉम इंटरनेट। और हेवी वाटर क्या होता है इंटरनेट से आप इंफॉर्मेशन निकालो। अब एक चार्ट कंप्लीट करते हैं, देख लो एक चार्ट लिखना है हमें। तो तरह टेबल भरायचा है, देख लो क्या करना है हमें। 1H1 यानी कि एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी और न्यूट्रॉन भी 1 होगा। मगर जब बात आती है देख लो H21, यहाँ पर क्या है प्रोटॉन नंबर 1 होता है मगर न्यूट्रॉन नंबर ऊपर वाले देख लो 1 1 है। वही यहाँ पर 0 होगा, सॉरी, क्योंकि 1 माइनस 1 न्यूट्रॉन 0। यहां पर देख लो आप H31 क्या है प्रोटॉन की संख्या 1 है। ओके, न्यूट्रॉन कैसे समझते हैं देख लो 3 माइनस 1 कितने हो गए 2। सिंपल है, देख लो कैसा करना होता है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते, तो न्यूट्रॉन की संख्या n इज इक्वल टू a माइनस z। 1 माइनस 1 यहां पर आ गया 0। H21 2 माइनस 1 यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 1। H31 यानी कि प्रोटॉन की संख्या देख लो 1 है और 3 में से 1 गए, न्यूट्रॉन होगी 2। वही अब कार्बन C दिया है, C नहीं होना चाहिए A। अब नीचे क्लोरीन के बारे में देखेंगे, देख लो क्या है 35 एंड 17। तो नीचे वाला नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, तो यहां पर लिख दो 17। इसके भी नीचे 17 है तो 17 ही लिख दो। अब न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है देख लो a माइनस जेड। ऊपर वाला क्या होता है a, नीचे वाला नंबर होता है z। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे a माइनस जेड। 35 में से 17 माइनस कर दो, यहाँ पर आएगा 18। 37 में से 17 माइनस कर दो, यहाँ पर आएगा 20। इतना सिंपल टेबल है। अब जो H1 है वो होगा हाइड्रोजन, 2H1 है होगा ड्यूटेरियम और 3H1 है ट्रिटियम। ओके, तो ये था हमारा टेबल। अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, तब तक ये लिख के ले लो पहले। हो गया लिख के। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें है कि यूज ऑफ आइसोटोप। अब इस आइसोटोप्स का हमें यूज किस में होता है, तो कौन कौन सी जगह पर होगा देख लो। आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, तो जो लाइट इमिट करते हैं। दे आर यूज इन वेरियस फील्ड सच एज इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में होते हैं, मेडिसिन यानी कि दवाई बनाने में, रिसर्च संशोधन में भी होता है। फर्स्ट है ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, यूरेनियम 235 किसके लिए, नहीं तो शॉर्ट नोट पे आ जाएगा यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, और मैच द पेयर्स के लिए भी आ सकता है। तो बहुत ही ये पूरा जो बॉक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो। यूरेनियम 235 किसके लिए यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं देख लो, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसमें क्या यूज होता है, तो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फ्यूजन
अब न्यूक्लियर फिजन क्या प्रोसेस होती है ये आपको आगे है 9th-10th में। तो यूरेनियम 235 से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी। सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट लाइक कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का किसमें यूज होता है देख लो, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फैटल डिसीज लाइक कैंसर। कोबाल्ट 60 किसमें होगा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। देन आयोडीन 131, आयोडीन किसमें होगा देख लो, गोइटर यानी कि जो गलगंड बोलते हैं उसे, और थायराइड ग्लैंड, थायराइड होता है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, ऐसे डिसीज होते हैं। इन डिसीज में आयोडीन 131 ए यूज होती है दवाइयों में। देन रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन द अंडरग्राउंड पाइप्स, जो कि अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं देख लो, वाटर के होते हैं, ऑयल्स के होते हैं स्पेशली, तो उसमें कहां पे क्रैक्स है। अब जो ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस की जो पाइपलाइंस होते हैं वो तो हम खोद के इतनी पूरी पाइपलाइन चेक नहीं कर सकते कहां पर क्रैक है, और जहां पर क्रैक होगा वो भी डायरेक्टली हम वहां पे खुदाई करेंगे तो आग भी लगने की चांसेस होते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं जैसे कि सोडियम 24। अब ये आइसोटोप्स के यूज से अंडरग्राउंड पाइप्स में कहां पर डिटेक्शन है, लीकेज है, ये चेक किया जाता है। बाद में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रोब्स यानी कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन यानी कि फूड ज्यादा दिनों तक टिके रहने के लिए इन रेडियो आइसोटोप्स का यूज होता है। देन C14, कार्बन 14 का यूज होता है डिटरमाइन द एज एंड आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे देख लो फॉसिल्स होते हैं कि हमें डायनासोर का फॉसिल मिला, 200-300 साल पुराना पॉट मिला, कोई चीज मिली जैसे कि बुक्स वगैरह मिले, तलवार मिली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो सिविलाइजेशंस थी, संस्कृतियां थी, तो वो कितने साल पहले की थी, ये पूरा हम किससे डिटरमाइन करते हैं, तो C14 से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ आइसोटोप्स। अगला देख लो पॉइंट, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, तो आपको फिगर दी है न्यूक्लियर रिएक्टर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, दैट इज BARC, मुंबई। अगर आपने परमाणु पिक्चर देखा होगा तो बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसका जिक्र है, परमाणु पिक्चर में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। कहां पर स्थित है, मुंबई में। यहां पर एटॉम्स की रिसर्च होती है। देख लो, न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मशीन दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल बाय एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी यूज कर न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर उसका कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे डिवाइस को बोलेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर। इन न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी इन एटम इज रिलीज बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि देख लो ऊपर जो हमने यूरेनियम 235 बोला है वो यूज होता है इस न्यूक्लियर रिएक्टर में, और उसके फ्यूजन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर रिएक्शन विद द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल नेमली यूरेनियम 235। कौन सा फ्यूल है न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम 235। ऑन बम्बार्डमेंट विद स्लो स्पीड न्यूट्रॉन्स, अब यूरेनियम पे बम्बार्ड यानी कि हीट करना, क्या हीट करेंगे हम, न्यूट्रॉन्स। द न्यूक्लियस ऑफ आइसोटोप यूरेनियम 235 अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, उसका न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि डिवाइड हो जाता है। 235 यूरेनियम का अगर हमने न्यूट्रॉन का मारा किया, उस पर हिट किया, तो उससे 3 अलग अलग टुकड़े होते हैं, डिवीजन होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। टू फॉर्म न्यूक्लियर ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 एलिमेंट अलग अलग बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लो Kr बोला है और यहाँ पर Ba। जब न्यूक्लियन पे हम न्यूट्रॉन्स का मारा करें, यूरेनियम पे हम न्यूट्रॉन्स का मारा करेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, यानी कि यूरेनियम का डिवीजन होगा। 2 एलिमेंट्स थे, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। कौन से 2 एलिमेंट्स, क्रिप्टॉन 92 एंड बेरिलियम 242, सॉरी 141। अब यहां पर देख लो यूरेनियम का कितना है, 235, ओके। उसमें से 92 माइनस कर दो जो कि क्रिप्टॉन ने ले ले, कितना आएगा, 3 और 14। अब उसमें से
तो कितने बचे हैं 143। अब बेरियम के कितने गए 141, वो भी माइनस कर दो, कितने बचे 2। तो उसमें 2 to 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। आ गए समझ में एक कैसे आया है। अब on decreasing the speed these neutron being about fission of more uranium 235 nuclear। अब 8223 जो न्यूट्रॉन्स बचे हैं ये अगले वाले यूरेनियम के एटम को फ्यूजन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा। जैसे कि आप चेन रिएक्शन का गेम खेलते हो, 3 बार टच कर दिया और जब वो डिवाइड हो जाता है तो पास वाले जितने सारे उनमें ऐड हो जाता है। वैसे ही a large amount of nuclear energy is released during the chain reaction of fission. The chain reaction is kept under the control to prevent probable explosion। ऐसी लार्ज चेन रिएक्शन होती है और उसमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत तबाही करने वाली एनर्जी पैदा होती है। अब इसे कंट्रोल करते हैं क्योंकि एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट ना हो। टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द स्पीड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब कंट्रोल करना है तो कैसे कर लेंगे चेन रिएक्शन को, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की स्पीड कम करेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम कर देंगे। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे अल्टीमेटली चेन रिएक्शन कम हो जाएगी। फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग प्रोसीजर इज मेड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में फॉलोइंग प्रोसीजर होती है, जैसे कि देख लो, मॉडरेटर दैट इज ग्राफाइट एंड हेवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स कम करने वाला कौन सा एजेंट होता है मॉडरेटर, और मॉडरेटर में क्या होता है ग्राफाइट और हेवी वाटर यूज होता है। देन सेकंड होता है कंट्रोलर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय अब्सॉर्बिंग द रॉड्स ऑफ बोरॉन कैडमियम बेरिलियम। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्टर की जो मेन पोर्शन है जहां रिएक्शन हो रही है वहां पर रॉड्स होते हैं। जब रिएक्शन करना वक्त वो रॉड्स बाहर खींच के रखते हैं तब अंदर रिएक्शन हो जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। जब हमें अब रिड्यूस करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो बोरॉन कैडमियम और बेरिलियम इनमें से कौन से भी हम रॉड यूज करते हैं वो अंदर डालते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जब बोरॉन कैडमियम बेरिलियम के जो रॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा चेन रिएक्शन कम हो जाएगी। The heat produced in the fusion process is taken out by using water as coolant। इतनी सारी जो हीट प्रोड्यूस हुई तो कूलेंट कौन यानी कि कूल कौन करता है तो वाटर यूज होता है। वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्टीम। वाटर का क्या कन्वर्जन होता है, वाटर गर्म हो जाएगा इतने हीट से। अब इतने हीट से जब वाटर गर्म होता है तो उसका कन्वर्जन होता है स्टीम में। बाय मीन्स ऑफ दिस हीट टर्बाइंस आर ड्रिवन। अब ए स्टीम टर्बाइंस को ड्रिव टर्बाइन के ब्लेड्स पर मारी जाती है, हीट करते हैं। जब टर्बाइन के ब्लेड से आप देख लो जो बिजली होती है आप हवा मारते हो तो वो पंखा फिरने लगता है, वैसे ही जब स्टीम उन ब्लेड को हीट करती है तो ब्लेड भी टर्बाइन के बड़े बड़े ब्लेड होते हैं वो भी घूमने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इन इंडिया देयर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन 8 प्लेसेस आर फंक्शनिंग। 8 जगहों पे 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है जो कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया, प्लेस कर दिया बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सेंटर में मुंबई स्थित, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। अब एक कब बनाया गया तो 4 अगस्त 1956 में। इंडिया हैज लार्ज यूज ऑफ एलिमेंट थोरियम 232, therefore Indian scientists have developed a future plan to nuclear reactor based on the production of the isotope uranium 233 from thorium 232। अब हमारे पास इंडिया में बहुत सारे मात्रा में थोरियम 232 है। अब यूरेनियम 232 से हम यूरेनियम 233 बनाएंगे। अब ये यूरेनियम 233 यूज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, ऐसा फ्यूचर प्लान बना रहे। जैसे कि अपने इंडिया में भी जो बहुत मात्रा में थोरियम है उसे हम यूज करेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी को ग्रो होने में मदद मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम
इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकेंगे। तो ये था हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर 5 इनसाइड द एटम का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।